हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट द्वितीय के पेपर वस्त्र विज्ञान में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट आज आपको हमारा जो सूत निर्माण या यार्न कंस्ट्रक्शन का टॉपिक चल रहा था उसे ही आगे बढ़ा रही हूँ। हमने पिछली कक्षा में कताई यानी कि सूत निर्माण का जो पहला चरण है, वस्त्र निर्माण का जो पहला चरण है, रेशों से कताई करके धागा बनाया जाता है, वो हमने टॉपिक अब स्टार्ट किया है। और पिछली कक्षा में हमने कताई क्या होता है, कब शुरू हुई, क्या हिस्ट्री है, क्या परिभाषाएं हैं और उसका जो बेसिक यंत्र, पहला यंत्र टकली के बारे में जाना था। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सूत निर्माण, रेशों से धागे का निर्माण, इस बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रेशे, हमने पढ़ लिया है पिछली कक्षाओं में प्राकृतिक रेशों के प्रकार पढ़ लिए, प्राकृतिक रेशों की विशेषताएं पढ़ ली हैं, मानवकृत रेशे पढ़ लिए हैं और ताप सुनम्य या रसायन से प्राप्त होने वाले रेशे और उनकी विशेषताएं पढ़ ली हैं। अब हमें ये तो पता चल गया है कि रेशे हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। रेशा जो कि वस्त्र की प्रथम इकाई है, लेकिन अब उस रेशे से वस्त्र निर्माण कैसे होता है, उस रेशों से कैसे पहले धागे और फिर धागों के ताने बाने बनना और ताने बानों को अलग अलग प्रकार से बुन करके अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनना, ये सारी चीज़ें अब हम स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं। तो हम जानते हैं रेशों के बारे में। सभी प्रकार के जो रेशे होते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वे भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो चीज़ हमें प्रकृति से प्राप्त होती है वो कभी भी बिल्कुल दो चीज़ें बिल्कुल एक सी नहीं होती हैं, वे भिन्न प्रकार की होती हैं। तो जो हमें प्रकृति से रेशे प्राप्त होते हैं उनमें किसी रेशे की लंबाई बहुत बढ़िया अत्यधिक लंबी होती है, कुछ रेशों की लंबाई बहुत छोटी होती है। और हमने ये भी जाना था जब हम ऊन के बारे में पढ़ रहे थे कि भेड़ों, खरगोश, ऊँट आदि जानवरों से प्राप्त होने वाले रेशों की लंबाई, वो जानवरों को किस तरह से पालन पोषण किया गया है, उनको किस प्रकार का खाना दिया गया है और वो किस प्रकार की जलवायु में पले बड़े हैं, इन सब चीज़ों पर ऊन की लंबाई निर्भर करती है। सिमिलरली कपास के बारे में हमने जाना था कि कपास जो है वो भी अलग अलग वैरायटी होती है। कपास को उगाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया, उसकी खेती किस तरह से की गई, कौन सी वैरायटी ली गई, इस पर कपास की लंबाई, रेशों की लंबाई निर्भर करेगी। तो कुछ प्राकृतिक रेशों की जो लंबाई है वे अत्यंत अच्छी होती है और इसका एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं, रेशम। जब हमने रेशम पढ़ा था तो वो जब हम कोकून जो होता है उसको, उसके कोई को जब हम डीगमिंग करके गर्म पानी में थोड़ा सा करके और उसको लपेटना शुरू करते हैं तो कई फीट लंबा रेशा हमें प्राप्त होता है। तो रेशम एक ऐसा रेशा है जिसकी लंबाई अत्यंत लंबी होती है। और कपास, लिनन, ऊन वगैरह होते हैं, ऊन की कुछ वैरायटी में तो अत्यंत कम लंबाई होती है। कपास की जो लंबाई है वे आधे इंच से लेकर 2.5 इंच तक हो सकती है। हमने ये भी पढ़ा था कि थोड़े लंबे रेशों को तो हम वस्त्र निर्माण में यूज़ कर लेते हैं और जो छोटे, जिनको लिंटर्स बोलते हैं, आपको ध्यान होगा, उन लिंटर्स को फिर हम मानवकृत रेशों को बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन थोड़े से आधे इंच तक वाले भी हम कताई के सहायता से उनको इंफीरियर, थोड़ी कम क्वालिटी का, जिसकी गुणवत्ता कम होती है, ऐसा वस्त्र भी निर्मित करते हैं। देखिए, वस्त्र हर आदमी की कैपेसिटी, खरीदने की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार वस्त्र, ज़रूरी नहीं हर वस्त्र ही बहुत सुंदर, बहुत रेशमी, बहुत मुलायम हो।
कई बार हमारी आवश्यकता होती है कि हमें खुरदुरा सा वस्त्र चाहिए होता है डस्टिंग करने के लिए, कई कामों के लिए। तो उस हिसाब से हर तरह के रेशे की हर लंबाई का रेशा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और ऊन की जो लंबाई है वो 1 इंच से लेकर के और 8 इंच तक होती है। जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया, कौन सी भेड़ है, अंगोरा खरगोश होता है, अंगोरा भेड़ भी होती है जो कि ऊंची पहाड़ों के इलाके में, जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख साइड में भी पाई जाती है, हिमाचल में पाई जाती है, जिसके बाल बहुत लंबे होते हैं। तो 8 इंच तक के भी हमें उनका रेशा प्राप्त हो सकता है और कई भेड़ों से मात्र 3 इंच होता है। अब सिल्क और जो दूसरे कृत्रिम रेशे हैं उनकी लंबाई 1200 से लेके 1400 फीट तक होती है। अब सिल्क, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि हमने सिल्क की लाइफ साइकिल में देखा था कि कैसे जो सिल्क का लार्वा है, जो रेशम का कीड़ा है, वो जब अंडे से निकलने के बाद कुछ डॉर्मेंट रहने के बाद कैसे अपने मुंह को 8 के आकार में घुमाता है और उसका जो लार निकलती है उससे वो अपने आप को पूरी तरह ढक लेता है। तो वो जो सेरिसिन है उसका और फाइब्रिन, 2 से वो निकालता है, एक से सेरिसिन और एक से फाइब्रिन। और फिर जब हम, और उसका एक वो कोया सा बन जाता है, और जब हम डीगमिंग करके उसका सारा जो सेरिसिन है, गोंद है, वो पूरी पिघला देते हैं और मात्र जो फाइब्रिन बचता है उसको जब हम लपेटते हैं तो उसकी लंबाई 1200 फीट तक हमें मिल जाती है। और जहाँ तक कृत्रिम रेशे का सवाल है, कृत्रिम रेशा आप जैसा कि जानते हैं पूरा का पूरा कृत्रिम परिस्थितियों में बनाया जाता है। इसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग हम मशीनों के द्वारा फैक्ट्रियों में करते हैं, तो हम अपनी मनमर्जी की लंबाई उसकी कर सकते हैं। सभी मानवकृत रेशों की लंबाई इच्छानुसार और आवश्यकता के अनुसार रखी जा सकती है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ रेशों को बहुत लंबा रखते हैं क्योंकि हमें वैसी आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार हमको कृत्रिम रेशों को भी ऐसी आवश्यकता होती है कि हम उनको पहले छोटा छोटा काटते हैं, काटने के बाद उनकी कताई करी जाती है। देखिए, टेरी वूल, एक कपड़ा, आपने वस्त्र सुना होगा जिसमें वूल तो है ही, साथ में टेरिलीन है जो कि एक कृत्रिम रेशा है। टेरिकॉट यानी कि कॉटन के साथ में, कपास के साथ में टेरिलीन का इस्तेमाल। टेरिलीन क्या होता है? अगेन एक सिंथेटिक कपड़ा होता है, सिंथेटिक रेशा होता है। तो जब हमें किसी कृत्रिम रेशे को एक प्राकृतिक रेशे के साथ कताई करके वस्त्र बनाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उस वस्त्र में प्राकृतिक रेशे के गुण समाहित हों और प्राकृतिक रेशे के जो थोड़े से अवगुण हैं, जैसे कॉटन के को में प्रेस करनी बहुत ज़रूरी होती है, धुलाई, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए उसमें कोई हमें आर्टिफिशियल या कृत्रिम रेशे को मिक्स करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कृत्रिम रेशे को काट के उसी साइज़ का करना पड़ेगा जिस साइज़ का वो प्राकृतिक रेशा है जिसके साथ हम उसको कताई कर रहे हैं। जैसे अगर हम ऊन के साथ कताई कर रहे हैं तो हमें उसको ऊन की साइज़ के काटने पड़ेंगे और फिर हमें उसकी कताई करनी पड़ेगी। नेचुरली एक 200 फीट के रेशे को आप एक 5 इंच के रेशे के संग कताई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने जो यहाँ लिखा है कि आवश्यकता के अनुसार हम उसकी कताई, उसकी लंबाई को रखते हैं कि उसको हमें आगे किस काम में लेना है। फिलामेंट, अब जो ये रेशे हैं इनको इनकी लंबाई के हिसाब से 2 प्रकार में बांटा गया है। एक है फिलामेंट रेशा और दूसरा है स्टेपल रेशा। फिलामेंट रेशा को हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। फिलामेंट रेशा वो होता है जिसकी लंबाई 1200 से 4200 फीट तक हो सकती है। फिलामेंट यानी कि सिंपल से कहें तो लंबे रेशे, चाहे वो प्राकृतिक हैं, चाहे वो कृत्रिम हैं या मानवकृत हैं, जिनकी लंबाई लंबी है, 1200 फीट या अधिक है, उसको हम फिलामेंट रेशा कहते हैं। फिलामेंट रेशे जो हैं वो इकहरे भी हो सकते हैं, दुहरे या बहुरेशीय धागे भी इससे हम बना सकते हैं। फिलामेंट रेशे से हम एक रेशीय,
दो रेशीय या बहुरेशीय धागा बनाया जाता है। अब क्योंकि ये लंबे होते हैं तो जब हम इनकी बटाई करते हैं तो कोई इनके छोर आगे पीछे हमें ज़्यादा छोर निकले हुए दिखाई नहीं देते हैं, और उससे ये फ़ायदा होता है कि जो वस्त्र हमारा बनता है उसकी जो सतह है वो बहुत ही चिकनी होती है, उसके ऊपर रोए नहीं उठते हैं, क्योंकि रोए होते ही नहीं हैं इतने। फिलामेंट रेशे हैं, लंबे लंबे रेशे हैं, तो उनके छोटे छोटे छोर जब हम बटाई करते हैं तो बाहर छूटते ही नहीं हैं, तो इनसे एक सुंदर चिकनी सतह का वस्त्र प्राप्त होता है। वहीं अगर हम स्टेपल रेशे की तरफ नज़र डालें तो ये जो हैं, ये छोटे छोटे जब रेशे हैं उनको स्टेपल रेशा कहा जाता है। रेशम को छोड़ करके सभी प्राकृतिक रेशे जो हैं वो स्टेपल रेशे की वर्ग में आते हैं, और इनके बने धागे को जो बोला जाता है वो कहते हैं यार्न। स्पन यार्न जो है वह स्टेपल रेशों से कताई करके बने हुए धागे को स्पन यार्न कहते हैं। अब हम स्टेपल रेशे के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। स्टेपल रेशा जो है, इससे निर्मित धागों में छोरों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, ये बात जो मैंने आपको बताई, अगर हम छोटे छोटे धागों को लेकर के आपस में बटेंगे तो वो बट तो जाएंगे, और हमें तो बट के कितना चाहिए, अविरल लंबाई का धागा चाहिए, हमें इतना लंबा धागा चाहिए। मान लीजिए साड़ी या चद्दर या जो भी हम बना रहे हैं, तो ताना या बाने में वो खिंचेगा तो इतना लंबा हमें धागा चाहिए। या हम कोई थान, सूट के कपड़े की थान बनाना चाहते हैं तो थान जितना लंबा तो हमें धागा चाहिए ना, तो उतना लंबा धागा जब हम छोटे छोटे धागों की आपस में कताई कर करके इतना लंबा धागा बनाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि उसके बहुत सारे छोर चारों तरफ हमको, जब हम उसको अगेंस्ट द लाइट देखेंगे, प्रकाश के सामने देखेंगे, तो हमें उसके छोर नज़र आएंगे। तो ये जो हैं छोर, ये हमें जब ये वस्त्र को क्या करते हैं, ये रोएदार बना देते हैं, और वस्त्र की सतह पर जब ये रहते हैं तो इन छोर के बीच में क्या होता है, छोरों के बीच में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स फंस जाते हैं, और जब इनको धोया जाता है तो हम कहते हैं ना रोए उठ गए। ऊनी कपड़ों में अक्सर हम कहते हैं ऊनी कपड़ों में रोए उठ गए, सस्ती क्वालिटी के कॉटन में रोए उठ जाते हैं। वो रोए क्या होते हैं, वो ये कताई के समय स्पन यार्न में जो छोर होते हैं उनमें गंदगी फंस जाती है, और जब हम उसको रगड़ते हैं तो रोए उठ जाते हैं। लेकिन ऐसे वस्त्र जो हैं वो नमी और गर्मी के लिए बहुत अनुकूल माने जाते हैं, लेकिन धुलाई के पश्चात इनमें रोए हो जाते हैं, गुठली सी इनके आगे बन जाती है। इस अवगुण के कारण इससे जो स्टेपल रेशों से जो बनते हैं वस्त्र, उसमें हमको परिसज्जा देनी पड़ती है। एक सिंजिंग नामक विधि से परिसज्जा देनी पड़ती है। कौन से वस्त्र में, उन वस्त्रों में जो स्टेपल यार्न से बने। इसमें रोई को क्या किया जाता है, सिंजिंग में झुलसाया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, दो तांबे के रोलर होते हैं जिनके बीच में से वस्त्र को गुजारा जाता है। अब ये रोलर जो है वो बहुत गर्म होते हैं, इनको भाप के द्वारा बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। और जैसे गन्ने के रस की मशीन आपने देखी होगी, दो रोलर्स लगे होते हैं उसमें, और बीच में से हम गन्ना निकालते हैं। उसी चीज़ को आप परिकल्पना करिए कि उसी प्रकार के दो रोलर्स लगे हुए, और उनके बीच में से इस तैयार वस्त्र के थान को गुजारा जाता है। तो जो गर्म रोलर होता है, जिसको वाष्प से गर्म किया जाता है, उसकी सतह पर जो उठे हुए रोए होते हैं, एक से तो रोए उठ जाते हैं, और फिर तेज़ी से गर्म प्लेट से उनको गुजारा जाता है, जिससे कि वो रोए झुलस जाते हैं और उनके सारे रोए उनके ऊपर से ख़त्म हो जाते हैं। तो कताई की जो प्रक्रिया है, चाहे फिलामेंट रेशे से करें या स्टेपल, दोनों ही रेशों पे कताई की प्रक्रिया किया जाना अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है। कारण कि जब हम किसी रेशों को ऐंठन देते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, वो उसको मजबूती प्रदान करता है,
और मजबूत जब तक वस्त्र नहीं होगा तब तक उससे मजबूत धागा होगा, तभी हम मजबूत वस्त्र का निर्माण संभव हो सकता है। और जब हम कताई करते हैं उसके बाद ही हमें सूक्ष्म, बारीक और मजबूत एक धागा प्राप्त होता है जिससे हम सुंदर वस्त्र बना पाते हैं। तो ये हुआ कताई या यार्न कंस्ट्रक्शन की पहला स्टेप, जिसमें हमने फिलामेंट और स्टेपल रेशों के बारे में जाना। अब धागे निर्माण की जो आगे की विभिन्न अवस्थाएं हैं वो हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। थैंक यू।